गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में एग्रोनॉमी का चैप्टर है, इसको पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं? देखिए, इसको जैविक कृषि के नाम से जाना जाता है। जैविक कृषि एक उत्पादक प्रणाली है जो कि मृदा परिस्थितिकी परितंत्रों और लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। यह प्रतिकूल प्रभावों को आदानों के बजाय पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं, जैव विविधता और स्थानीय परिस्थितियों के उपयोग एवं अनुकूलन चक्र पर निर्भर करती है। ऐसी कृषि जैव कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें रसायन मुक्त खेती, जिसमें किसी प्रकार का रासायनिक मैन्योर फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं किया जाता है, उसको हम रसायन मुक्त खेती के नाम से भी जाना जाते हैं। इसमें जो भी कृषि कार्य किए जाते हैं वो ऑर्गेनिक तकनीक अपनाई जाती है। कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? ऑर्गेनिक तकनीक। अब इस जैविक कृषि के विकास और अभिवृद्धि के लिए हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार के संगठन बनाए गए हैं और जैविक उत्पादन कार्यक्रम भी हमारे राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के केंद्र के द्वारा इसको लागू किए गए हैं। इसमें FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था गठित की गई। इसी तरह से NPOF नेशनल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फोरम राष्ट्रीय जैविक उत्पादक कार्यक्रम इस कृषि की तकनीक को बढ़ावा देने के लिए विकसित की गई। हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब हम पढ़ते हैं जैविक कृषि का इतिहास। अब जैविक कृषि का इतिहास जो हम देखते हैं तो सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबोर्न ने 1940 में अपनी पुस्तक थी लुक टू द लैंड में इसका उपयोग किया गया। और आपको याद रखना है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबोर्न। लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबोर्न ने इस कृषि का जैविक कृषि का सबसे पहले उपयोग किया। जैविक कृषि की शुरुआत हुई यूरोप से 1930 में, जिसको हम बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। और इसका प्रतिपादन ऑस्ट्रिया के डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने किया। ये भी आपको याद रखना है, जैविक कृषि का प्रतिपादन ऑस्ट्रिया के डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने किया था। ये नाम आपको याद रखना है। जैविक कृषि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबोर्न ने किया और बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर जैव यांत्रिक कृषि, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने इसका प्रतिपादन किया। मृदा एवं स्वास्थ्य फाउंडेशन संगठन की स्थापना हुई 1947 में। अब इसके तहत कृषि की वैकल्पिक पद्धतियाँ अपनाई गई। जैविक कृषि, पारिस्थितिकी कृषि या बायोडायनेमिक कृषि, प्राकृतिक टिकाऊ कृषि, ऋषि कृषि, अग्निहोत्र कृषि, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और वैज्ञानिक पर्माकल्चर आदि नामों से भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को जाना जाता है। इसको अपन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्राचीन समय में जो खेती की जाती थी उसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक उर्वरक या रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता था। यानी जो देसी गोबर की खाद होती है या वर्मी कंपोस्ट या जो भी घास फूस से संबंधित जो जैव उत्पादों से बनी हुई खाद होती है, उसका उपयोग करके किसान खेती किया करते थे। और उसके द्वारा उसके पास जो उपलब्ध सामग्री उसका उपयोग कर रहा है, तो उसको बाज़ार से कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र, मैन्योर वगैरह क्रय करना नहीं होता है। इसलिए वो सस्ती खेती होती थी और जीरो बजट पे वो किसान लोग खेती किया करते थे। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फेडरेशन, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और विश्व के सभी देशों में WFAO और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांतों को मान्यता मिली है। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन WFAO वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और मृदा स्वास्थ्य वर्ष इसको घोषित किया गया था। आपको यह याद रखना है, ये इसका छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, जिसको अपन कह सकते हैं न्यू टाइप में आने वाला जो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है कि मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया था तो वर्ष 2014 को। नेसेसिटी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब हमारे को जैविक कृषि की क्या आवश्यकता पड़ी, जिससे हम प्राचीन काल में जो कृषि की पद्धतियाँ अपनाई जाती थी उसी प्रकार से हम वापस रासायनिक खादों का उपयोग कम से कम करते हुए हमें
जैविक उत्पादों का को बढ़ावा भी मिले और हमारे को देशी या रासायनिक खादों का उपयोग न करके देशी खादों का उपयोग करना, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद है या वर्मी कंपोस्ट वगैरह, ऐसे जो कृषि को उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम खाद देते हैं, उन खादों का उपयोग करने लग गए। तो जैव कृषि की जो आवश्यकता हुई हरित क्रांति के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए। अब हरित क्रांति में जब हमारे देश में खाद्यान्न की कमी थी, हमारा देश में खाद्यान्न के रूप में आत्मनिर्भर नहीं था, उस समय हमारे किसानों को कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और हमें कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए विभिन्न प्रकार की नवीनतम तकनीकों का उपयोग करते हुए अनाज के क्षेत्र में काफ़ी आत्मनिर्भरता हासिल की। तो उसके लिए हमने रासायनिक खादों का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया और उनके जहरीले या विषैले दुष्प्रभावों के कारण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के ऊपर खतरा उत्पन्न होने लगा। तो उसके नियंत्रण के लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की आवश्यकता हुई कि हरित क्रांति के जो दुष्प्रभाव हमारे सामने आए, मानव स्वास्थ्य के ऊपर है, पर्यावरण सुरक्षा के ऊपर या जलवायु परिवर्तन से संबंधित, तो उससे हमें नियंत्रण प्राप्त करने के लिए या नियंत्रण रखने के लिए हमें ये जैविक खेती अपनानी पड़ी है। अब ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा वर्ष 2015-16 में परंपरागत राष्ट्रीय कृषि मिशन की शुरुआत की गई और परिवार कृषि पर जोर दिया जा रहा है। अब परंपरागत कृषि किसको कहते हैं? परंपरागत कृषि से आशय है कि हम प्राचीन काल से जो कृषि पद्धतियाँ अपनाते आ रहे हैं, हमारे प्राचीन समय में जो साधारण तरीके से, जिससे अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति, उत्पादन क्षमता बनी रहे और कम से कम लागत मूल्य उसमें किसानों के ऊपर आवे, ताकि उस पर अन्यथा आर्थिक बोझ भी नहीं पड़े और अपना उत्पादन भी वो उचित मात्रा में ले सके। तो इसके लिए और हर परिवार को अपने घरों में जैसे किचन गार्डन या खेती करते हुए या अपने किचन गार्डन में अपने घर में जो आवश्यक साग सब्जी की जो फसलें होती है वो अपने किचन गार्डन में उगा करके अपने घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो इस प्रकार से जैव कृषि को ICAR के द्वारा 2015 एंड 16 में परंपरागत राष्ट्रीय कृषि मिशन की शुरुआत की गई। अब है अपन आगे लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मोमेंट्स। अब जैविक कृषि या जो जैविक खेती है उसके बारे में हम उसके सिद्धांतों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो पहला इसका जो सिद्धांत है वो है स्वास्थ्य का सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण है ये कि हमने जो जैव कृषि अपनाना प्रारंभ किया उसका भी सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो होगा हमारा स्वास्थ्य का सिद्धांत। मृदा, फसल, पशु और मानव स्वास्थ्य को लगातार बनाए रखना एवं उनमें वृद्धि करना। मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसमें उगने वाले पादपों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और उनका प्रभाव उनको सेवन करने वालों के स्वास्थ्य पर नहीं पड़ेगा। अब मृदा का स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा खराब होता है, हम आगे के पाठों में अपन पढ़ेंगे कि जैसे हम अनाज की फसलों में उसकी वृद्धि के लिए अच्छी नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए हम, ताकि उसमें ग्रोथ अच्छी होवे, तो उसके लिए हम नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, चाहे वो यूरिया हो चाहे अमोनियम नाइट्रेट देते हैं। तो यूरिया खाद सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। वैसे आपको याद रखने की बात है कि यूरिया हम जब किसी फसल को देते हैं तो उसका फसल अधिकतम 3 दिन तक वो उपयोग कर सकती है। तो 3 दिन में उसके बाद उसका विषैला प्रभाव भूमि में पड़ता है और उससे मृदा की उर्वरा क्षमता कमज़ोर होती है। इसी तरह से इन रासायनिक खादों का दुष्प्रभाव फसलों के ऊपर पड़ेगा और उस फसलों का जो सेवन करने वाले, चाहे वो मनुष्य हों चाहे उनसे जो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं उनका उपयोग पशुओं के द्वारा किया जा रहा हो, तो उनका प्रभाव भी उनके स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। तो ये हो गया हमारा स्वास्थ्य सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है पारिस्थितिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यह पारिस्थितिकी चक्रों के आधार पर की जाती है। अब पारिस्थितिकी चक्र यानी पर्यावरण में जो संतुलन बनाया हुआ रखा जाता है प्रकृति के द्वारा, उस संतुलन को यह जैविक खेती उसको नियंत्रित करती है। यानी जैसे नाइट्रोजन चक्र हो चाहे अन्य सभी प्रकार की गैसों का प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए हम यदि रासायनिक खादों का उपयोग कम से कम करेंगे तो उसका पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर, मृदा की पोषक तत्वों के ऊपर, मृदा की उर्वरा क्षमता के ऊपर, उत्पादन क्षमता के ऊपर उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है।
फिर तीसरा सिद्धांत है निष्पक्षता एवं न्याय संगतता का सिद्धांत। निष्पक्षता और न्याय संगतता का सिद्धांत। जैविक खेती पर्यावरण में उपस्थित सभी जीवों के पारस्परिक संबंधों को सुदृढ़ करने पर विशेष बल देती है, जिसमें किसी के साथ अन्याय और अत्यधिक दोहन न हो, यानी सभी प्राकृतिक तत्वों का समान रूप से उपयोग हो, किसी के साथ अन्याय नहीं हो और उनका अत्यधिक दोहन भी नहीं होना चाहिए, इससे उसमें न्याय संगतता का सिद्धांत लागू होगा। फिर चौथा सिद्धांत होगा जैविक कृषि का सेवा का सिद्धांत। इस कृषि को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए, जिससे वर्तमान जनसंख्या आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य हितों की अवहेलना न हो तथा पर्यावरण पर भी उनका कोई बुरा प्रभाव न पड़े। ये जैविक कृषि के चारों सिद्धांत हैं। अब हम पढ़ते हैं जैविक कृषि के उद्देश्य। जैविक कृषि के उद्देश्य एम्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। एम्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में पहला है जीव धारण करने वाली कृषि प्रणाली विकसित करना, जिससे भविष्य में आवश्यक मात्रा में पोषक खाद्यान्न उत्पादन हो सके। दूसरा, आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली विकसित करना, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन के उपयोग पर आधारित हो, यानी किसान के पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उनका उपयोग करते हुए वो यदि खेती करते हैं तो उन पर अत्यधिक अनार्थिक भार भी नहीं पड़े और वो आत्मनिर्भर बने रहें। आर्थिक भाव यदि वो ज़्यादा वहन करेंगे और कृषि में उत्पादन जितना वो जैविक खेती से ले रहे हैं उतना ही रासायनिक खादों का उपयोग करते हुए यदि वो लेते हैं और कीटनाशकों का उपयोग करते हुए वो फसलों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों पर वो नियंत्रण किया जाता है, तो उसके कारण उस किसान की आर्थिक स्थिति पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। लेकिन उसके पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए वो आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली अपनाता है तो उसके ऊपर आर्थिक भार अत्यधिक नहीं पड़ेगा और किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं होगी। इस जैविक खेती का यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है रासायनिक खेती के विकल्प के रूप में टिकाऊ खेती का विकास करना। टिकाऊ खेती से आशय है रासायनिक खेती के विकल्प के रूप में टिकाऊ खेती। अब टिकाऊ खेती किसको कहा जाता है कि किसान के पास जो संसाधन उपलब्ध है, कोई भी संसाधन उसको बाजार से या पैसे देकर के नहीं खरीदना है। जैसे किसान को खेतों में पोषक तत्वों की पूर्ति करना है तो वह पशुपालन करके उसके पास जो गोबर की खाद इकट्ठी होगी उसको खेतों में डाल करके मृदा की जो जल धारण क्षमता है या मृदा के अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति करना, ये सभी कार्य उसके पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए वो करेगा। जल स्रोतों में उसके पास कुआं है तो उसका उपयोग करेगा, अन्यथा वो पंप सेट या अन्य प्रकार के जो आधुनिक उपकरण है फुहारा सेट यदि उसके पास उपलब्ध नहीं है तो उनका उपयोग नहीं कर सकता। इसी तरह से फसलों में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों पर नियंत्रण करने के लिए यदि वो विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड्स का उपयोग करता है तो उसके लिए भी उसके ऊपर अत्यधिक आर्थिक बोझ सहन करना पड़ता है और भार पड़ता है। इस कारण से उसके लिए ये जैविक खेती उपयोगी होती है और इसको हम टिकाऊ खेती के रूप में भी जाना जा सकता है। मृदा को प्रदूषण से मुक्त करना, यदि हम रासायनिक खादों का और कीटनाशक दवाइयों का कम से कम उपयोग करेंगे तो मृदा के ऊपर कोई भी कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण करना, इनसे विभिन्न प्रकार के वैसेले प्रभाव जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर और पर्यावरण पर जो पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। जैविक खेती का चौथा उद्देश्य है उत्पादन लागत में कमी लाकर टिकाऊ खेती को महत्व देते हुए किसान को स्वावलंबी बनाना। किसान पर आर्थिक भार कम से कम पड़ेगा तो किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और किसान स्वावलंबी बनेगा। अब अपन पढ़ते हैं आगे जैविक खेती का महत्व। जैविक खेती का महत्व जिसमें कम से कम किसान पर आर्थिक भार पड़े और वह अपने पैरों पर खड़े होकर के यानी स्वावलंबी बन करके अपने पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए कृषि में उत्पादन प्राप्त करें। इसका जो पहला महत्व है भूमि की उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन आना। भूमि की उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन। अब इससे क्या आशय है, भूमि की उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन कैसा आएगा कि हम रासायनिक खादों के बारे में भी मैंने पहले बताया था कि यूरिया का प्रभाव जो फसलें अपन उगाते हैं उसमें यदि अपन रासायनिक खाद नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया देते हैं तो वो फसलें कम से कम 3 दिन तक ही उसका उपयोग कर सकती है, उसके बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाता है और जो
उसके अतिरिक्त नाइट्रोजन होती है वो पर्यावरण में मिल जाती है और उसका दुष्प्रभाव भूमि की उर्वरा शक्ति के ऊपर भी पड़ता है। लेकिन यदि हम रासायनिक खादों के बजाय जैविक खादों का उपयोग करते हैं तो उससे भूमि के अंदर सभी प्रकार के जो फसलों को आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति लंबे समय तक होती रहती है। किसान एक बार यदि किसी खेत के अंदर जैविक खाद देता है तो उसको 1-2 सालों तक उस खेत में और जैविक खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है और वो उसी प्रकार से अपने खेत से उत्पादन प्राप्त करता रहता है। अल्टरनेट वो एक खेत में जैसे इस साल उसने जैविक खाद दिया, दूसरे साल उसने दूसरे खेत में दे दिया और तीसरे साल जब वापस उसके पास जैविक खाद एकत्रित होगा तो तीसरे साल में वापस जो पूर्व में दिया फर्स्ट नंबर पे जो खाद उसी खेत के अंदर वापस वो दे देता है। तो उसको इस तरह से अल्टरनेट उनकी पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहती है। इसके अलावा भी किसान जब तकनीकी से खेती करेगा तो निश्चित रूप से उसके पास विभिन्न प्रकार की और भी विधियाँ होगी जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। यानी वो जिस तरह से क्रॉप रोटेशन करता है, फसलों को बदल बदल करके खेतों में बोना है। जैसे फलीदार पौधे होते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे, उनको बो करके फिर वापस एक बीज पत्री पौधे यदि वो बोते हैं, जैसे चने की फसल बोई उसके बाद या उड़द मूंग की फसल के बाद गेहूँ की फसल बोई जाती है उस खेत के अंदर। तो भूमि के अंदर ये लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे क्या कि उसके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल करके भूमि में उसका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। तो उस भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो लगातार बनी रहती है, उसका टिकाऊपन रहता है। और इसी तरह से आगे देखते हैं अपन महत्व के रूप में। तो जैविक खेती का दूसरा महत्व पशुधन में बढ़ोतरी। जब किसान आत्मनिर्भर बनना चाहता है और रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करेगा तो निश्चित ही वह पशुपालन को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि उसके खेतों में जब रासायनिक खादों के बजाय जैविक खाद देना है तो उसको पशुओं की संख्या बढ़ानी होगी, तो पशुधन में भी बढ़ोतरी होगी। इसी तरह से बाह्य आदानों की लागत में कमी। बाजार से किसान को किसी अन्य प्रकार के प्रोडक्ट को यानी रासायनिक खादों को और दवाइयों को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैविक खाद खेती का उपयोग करने के बाद में वातावरण की शुद्धता बढ़ेगी। मानव स्वास्थ्य के लिए भी ये लाभकारी है, क्योंकि किसी भी प्रकार के रासायनिक तत्वों का, चाहे वो रासायनिक खाद हो चाहे पेस्टिसाइड, जो वो दवाइयाँ फसलों के जो डिजीज़ होती है, बीमारियाँ होती है, उन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए वो बाज़ार से पेस्टिसाइड्स खरीदता है। तो बाह्य आदान उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसका जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर भी नहीं होगी। इसके लिए भी वो जैव नियंत्रण ही करने के लिए प्रयास करेगा। और वातावरण की शुद्धता। जैविक कृषि से वातावरण भी शुद्ध होगा और अन्य किसी भी प्रकार का हानिकारक दुष्प्रभाव वातावरण के ऊपर नहीं पड़ेगा। मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। इसी तरह से कम पानी की आवश्यकता। कम पानी से ही किसान फसलों को पर्याप्त मात्रा में अच्छी तरह से वो परिपक्व करके अपनी उत्पादकता को बढ़ा लेता है, क्योंकि जैविक खाद देने से भूमि की उर्वरा शक्ति, उसकी जल धारण क्षमता और भूमि में जो वायु की मात्रा होती है, उसमें मृदा कोष होते हैं, वो उसकी संरचना उसकी सुधर जाती है और कम पानी में ही वो फसलें तैयार करके अपना उत्पादन कर लेता है। इसी तरह से जैविक खेती का महत्व कृषि उत्पादन की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। जैविक खेती के उपयोग से जो कृषि से उत्पाद होता है, जो भी किसान फसल होकर के उससे जो प्रोडक्ट प्राप्त करता है, उसकी गुणवत्ता रासायनिक खादों के उपयोग से उत्पादित जो उपज होगी उसकी गुणवत्ता से बेहतर होगी। मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति। जैविक खाद में सभी प्रकार के जो पौधों को आवश्यक 17 पोषक तत्व होते हैं उनकी एक साथ पूर्ति करते हैं, जबकि रासायनिक खादों में विभिन्न प्रकार की पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के खाद उनमें दिए जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए अमोनियम नाइट्रेट या यूरिया, इसी तरह से म्यूरेट ऑफ पोटास की पूर्ति के लिए, और फास्फोरस की पूर्ति के लिए सुपर फास्फेट या डबल या सिंगल सुपर फास्फेट, इस प्रकार के रासायनिक उर्वरक दिए जाते हैं। तो किसान पर अत्यधिक आर्थिक भार भी बढ़ जाता है और इसके अलावा उससे सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति भी नहीं हो पाती। लेकिन जैविक खाद देने से किसान के लिए यह बहुत ही लाभदायक होता है कि उसमें भूमि के अंदर फसलों को सभी प्रकार के पोषक तत्वों की एक साथ पूर्ति होती है। जैविक उत्पाद का लाभकारी मूल्य। अब जो जैविक खेती से जो उत्पाद प्राप्त करते हैं किसान, उसका मार्केट में जो भाव होता है या मंडी में वो जाकर के अपनी फसलों से जो रिटर्न प्राप्त करना चाहता है, वो भी उसको उचित मूल्य में उसकी फसलें वो बेच सकता है और अच्छा मूल्य वो प्राप्त कर सकता है। अब आगे अपन लेते हैं भारत में जैविक खेती की उपयोगिता। अगला बिंदु ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में जैविक खेती की
क्या उपयोगिता है, तो इसके बारे में मैं हल्का सा आपको समझाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए। भारत सरकार एवं आईसीएआर के द्वारा जैविक कृषि पर विशेष जोर दिया गया है। आईसीएआर की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसने जो जैविक कृषि है उस पर विशेष जोर दिया। उसके बहुत से कारण हैं। तो पहला कारण है कि केवल कार्बनिक खाद या रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से लगातार अच्छी पैदावार लेना संभव नहीं है। हरित क्रांति में गेहूं एवं धान की अत्यधिक उपज लेने से हमारे देश में मृदा के स्वास्थ्य बिगड़ने के साथ रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मानव को धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन का उपयोग करने से स्वास्थ्य में गिरावट आई है। पशुओं के प्रजनन क्षमता में गिरावट आदि को ध्यान में रखते हुए जैविक कृषि की उपयोगिता बढ़ जाती है। तो अब इसके बाद में दूसरी उपयोगिता है, भारत में बढ़ती खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति के साथ किसानों की जो खपत में 8 से 10 मिलियन टन अंतर है जो पोषक तत्वों के आधार पर होती है। अतः किसानों को इसकी पूर्ति है तो वैकल्पिक स्रोतों की खोज करना एवं इनको प्रयोगों की जानकारी देना है। यानी आप आधुनिक रासायनिक खादों से उपयोग करके जो पोषक तत्व पूरे भरपूर नहीं होते हैं ऐसी फसल जो तैयार करते हैं, उसके बजाय यदि जैविक खेती से उत्पादित कोई भी उत्पाद होगा तो उससे कम मात्रा में होने वाली उस फसल से भी उसका उपयोग करने वाले जो भी, चाहे वो पशु हो चाहे मानव हो, उनके सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति वो कर लेता है। लेकिन यदि हम केवल उत्पादन बढ़ा करके और जिनकी गुणवत्ता जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी तो इसके लिए हमें वैकल्पिक स्रोत ढूंढने पड़ेंगे। यानी भारत में जो खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति है उसमें जैविक खेती के माध्यम से जो उत्पाद होंगे वो उसकी पूर्ति करने में सक्षम होंगे। तीसरी उपयोगिता है, बढ़ते प्रतिस्पर्धा के युग में कम लागत में टिकाऊ खेती से उत्पाद करने से जैविक कृषि की उपयोगिता में भी वृद्धि हुई है। किसान वर्तमान में देखिए कि कम लागत में टिकाऊ खेती करता है। टिकाऊ खेती का पहले भी मैंने अर्थ समझाया था आपको कि किसान के पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए और किसी भी प्रकार के बाह्य आदान का उपयोग नहीं करता है। वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सभी प्रकार की जो खेती के उत्पादन में जो लागत होती है वो अपने पास उपलब्ध संसाधनों से पूर्ति कर लेता है। तो इससे किसान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। तो इससे जैविक कृषि की उपयोगिता में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजारों में बढ़ती मांग, किसानों की वहाँ तक पहुँच और गुणात्मक मूल्यों और उपज नीतियों आदि के बारे में किसानों को जानकारी देने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। और विश्व व्यापार मंच यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का भारत में धीरे धीरे क्रियात्मक रूप लेने से कृषि उपज में गुणात्मक स्वरूप, नवीन जैविक कृषि तकनीक और खाद, बीज, सिंचाई आदि घटकों की जानकारियाँ फैलती जा रही है जिसके कारण ऑर्गेनिक फार्मिंग की उपयोगिता में वृद्धि हुई है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं कि कृषि निर्यात की संभावनाएं जो WTO की व्यापार नीति के मानकों के अनुसार उच्च गुणवत्ता एवं अच्छी मांग वाली फसलों की किस्मों को काम में लेना ताकि भारतीय कृषि उत्पाद विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना सके। ये ICAR के द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो इसके द्वारा ये उपयोगिता बताई गई है जिससे जैविक खेती का महत्व और बढ़ जाता है। यानी इसके कारण अब जैसे हम जैविक खेती से जो भी उत्पाद तैयार करते हैं और उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी तो विश्व स्तर पर WTO के मापदंड है वो हमारे उत्पाद यदि उसको मेंटेन करते हैं तो इसके कारण से हमारी किस्में विश्व स्तर पर हम बना पाएंगे और इससे किसान अच्छा मूल्य प्राप्त करेगा। तो ये हुई जैविक खेती के महत्व और उसकी उपयोगिता के बारे में वार्ता। और अगला हम पार्ट पढ़ेंगे कल, स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में जैविक कृषि का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में हम कल विस्तार से और अगले पार्ट में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।